हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। अभी हम अध्याय 8 कोशिकाएं, उसकी संरचना और उसका प्रकार्य पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यह जो झिल्ली है यह हमारे गाल के, मनुष्य के गाल के नीचे की कोशिकाएं हैं। तो उसका यह केंद्रक है। ठीक है, यह केंद्रक है, यह कोशिका द्रव है, यह कोशिका झिल्ली है और यह उसका केंद्रक है, और यह केंद्रक झिल्ली भी है। तो हम आगे देखते हैं कोशिका द्रव के बारे में। हम अब पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव क्या है। ठीक है, यह एक जेली जैसी पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। तो एक कोशिका केंद्र कैसा होता है, जो द्रव होता है अंदर वो कैसा होता है, जेली जैसा होता है, और वो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कौन सा? कोशिका द्रव। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह एक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और राइबोसोम इत्यादि। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और राइबोसोम जैसे तत्व होते हैं। आप इसके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कोशिका द्रव के बारे में याद रखना है। फिर होता है केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? तो यहाँ पर देखो केंद्रक, तो ये जो कोशिका द्रव है, मतलब कोशिका केंद्रक की जो झिल्ली है उसके बीच में केंद्रक आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो केंद्रक बताया गया है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है, कैसा होता है? यह केंद्रक जो होता है वो गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। हम आसानी से उसे स्लाइड पर रखकर अभिरंजक कर सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से रखकर उसको देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। कोशिका द्रव से कैसे रहता है? एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। उसमें भी एक झिल्ली है, याद रखिए। सब यहाँ पर सारे जो कोशिकाओं के जो पार्ट है वो झिल्लियों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव से एक झिल्ली का द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्र आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, तो यह भी एक रंध्र होती है जिसमें छिद्र होते हैं तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, मतलब इधर का इधर नहीं होने देती। ठीक है, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी मतलब अच्छे वाले। ठीक है, जो छोटे से छोटे माइक्रोन को भी देख सकते हैं, ऐसे अच्छे वाले जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं उसमें जब हम देखते हैं तब हमें इसे उसकी केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यहाँ पर हम उसका अंग्रेजी में नाम बार बार सुनते होंगे कहीं पर ना कहीं पर, तो वो है डीएनए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम और गुणसूत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमें अच्छे वाले जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं उसमें हम न्यूक्लियोलस देख सकते हैं, जिसको हम उसकी जो धागे जैसी संरचनाएं होती है एक दूसरे में ऐसे जुड़ी हुई, ठीक है, रंग बिरंगी, तो ये हमारे गुणसूत्र होते हैं। यह जीन जनक से अलग पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, मतलब हम एक दूसरे की पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, हमारे पापा के गुण हमारे में आते हैं, हमारे बच्चों में जाते हैं, इस तरह से।
धारक अथवा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अलग पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं में विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जीन किसे कहते हैं? हमारे जीन्स में ये है, हमारे जीन्स में वो है, तो वो आनुवंशिक की इकाई है। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रित करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त होते हैं। जैसे आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी हो सकती है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हो, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। क्यों? तो जनक प्राप्त होते हैं तो दोनों माता पिता जो होते हैं वो अलग अलग परिवार से आते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बातें जो होती है वो भिन्न हो सकती है। जैसे माँ की सारी बातें बच्चे में नहीं भी आती या पिता की जी की नहीं आती, ठीक है, उसके ऊपर वाले में भी आती है। वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करती है। केंद्रक कोशिकाओं के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, कोशिकाओं के क्रियाकलाप का भी नियंत्रण करता है। कौन? केंद्रक। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रित द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो ये जीव द्रव होता है वो कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। अगर हम मर जाते हैं तो कोशिका भी मर जाती है। पहली जानना चाहती है कि क्या पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है? जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान असुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, जीवाणु में जो कोशिका पाई जाती है उसमें जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, उसकी अनुपस्थिति होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीन प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। हमारे अंदर कौन सा झिल्लियों का प्रकार जो होता है वो झिल्ली युक्त सुसंगठित कोशिका हमारे अंदर सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो जीवाणु में जो होती है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती है जो सुसंगठित केंद्रक में पाई जाती है उसको यूकेरियोटिक कोशिका कहती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकेरियोटस कहलाते हैं। तो हम यूकेरियोटस जीव हैं। आगे देखिए, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का प्रेक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव में के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया? ऊपर है प्याज वाली झिल्ली, इन्हें रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? रिक्तिका। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में दिखाई देती है। गाल कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी होती है। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो मतलब रिक्तिकाएं तो पौधों में भी होती हैं। जंतुओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्राइस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। ट्रांडेस्केशिया एक पत्ती ऐसी होती है जो रंगीन पर्ण वाली होती है, तो उसकी संरचना रंगीन संरचनाएं होती है। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छितरी रहती है। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं वे विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है
जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हमने आगे वाले कक्षा 7 में पढ़ा था कि कुछ रंगीन पत्ती वाले पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या काम करता है, तो वह प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी पदार्थ है। हरे रंग के प्लैक्टिक्स को क्लोरोप्लांट्स अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। याद है ना कि वनस्पति जब प्रकाश संश्लेषण करके सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हाजिरी में अपना खुराक बनाती है, तो वहाँ पर क्लोरोफिल मतलब हरित रंजक की आवश्यकता होती है। उसके बगैर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 और 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं की संरचना की तुलना कर सकते हैं। चित्र 8.60 AB का ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। आइए पादप एवं जंतु कोशिकाओं की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है। आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो है यह वनस्पति की कोशिका है पहली वाली, और यह जो है वो जंतु की कोशिका है। दोनों के बीच में केंद्रक है, देखो यहाँ पर इसका है। रिक्तिकाएं भी मौजूद है, कोशिका द्रव भी मौजूद है, कोशिका झिल्ली मौजूद है, जबकि यहाँ पर कोशिका झिल्ली मौजूद नहीं है, वो अनुपस्थित है। तो यहाँ पर हमें एक सारणी भरनी है। कोशिका की झिल्ली उपस्थित है, कोशिका भित्ति उपस्थित है, जबकि जंतु कोशिकाओं में वह उपस्थित नहीं है। केंद्रक दोनों में उपस्थित है, ये रहा इसका केंद्र, ये रहा इसका केंद्र। तो हम लिखेंगे उपस्थित है। ठीक है, केंद्र झिल्ली तो दोनों में उपस्थित है, ठीक है, दोनों में अनुपस्थित है। कोशिका द्रव दोनों में उपस्थित है। प्लास्टिड तो यहाँ पर उपस्थित है वनस्पति में, यहाँ पर उपस्थित है, जबकि यहाँ पर उपस्थित नहीं है। रिक्तिकाएं दोनों में उपस्थित है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपस्थित। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरी सारणी भरनी है। तो यहाँ पर हमारा अध्याय जो है वो ख़त्म होता है। अब हम आगे उसका अभ्यास करेंगे। आपको यह जो सारणी दी गई है वो लिख लेनी है, और एक बार खुद से बैठकर ठंडक से यहाँ पर जो हमने पाठ में क्या पढ़ा उसका सार सीख लिखा है, तो वो एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अध्याय ख़त्म होता है। जय हिंद।